नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ क्रमांक 5 मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा, ये आज हम सीखने वाले हैं। लेखक अनुराग वर्मा जी का हम पहले परिचय देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी यानी इस पाठ संदर्भ में पहले हम जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। छात्रों, साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात या फिर भेंट, जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। तो चलो देखते हैं आज का पाठ मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। छात्रों, संगोष्ठियों का अर्थ होता है कि किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। वैसे तो उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक होते हैं, क्योंकि ऐसे विषय पर विशेषज्ञ और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र होता है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। जो कुछ नया लिखा गया है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है। देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया जाता है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है, इस बात पर गहन चर्चा की जाती है। स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। प्रतिष्ठित कवि और लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर उन्मुख होते हैं। इसीलिए उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन की बहुत ही आवश्यकता होती है। अनुराग वर्मा जी का डॉक्टर वर्मा जी से मुलाकात का ये पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। छात्रों, यहाँ पे ज्वार उठना यानी ज्वार का अर्थ होता है उफान, लेकिन यहाँ पर विचारों का ज्वार उठना यानी ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि विचारों की हलचल होना। तो लेखक के दिमाग में काफ़ी विचारों की हलचल हो रही थी कि जिनसे वो मिल रहे वो डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार यानी वो किस तरीके से उनसे बात करेंगे, और वो जिनसे मिलने वाले हैं वो साहित्य के काफ़ी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो ये सब विचारों का उफान उनके लेखक अनुराग वर्मा जी के दिमाग में चल रहा था। इन तमाम उठे और बैठे विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम यानी सभी। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। देखो, अगर हम किसी के घर पर जाते हैं तो जब से दरवाज़ा खुलता है तो हम जिनके घर जाते हैं उनका नाम लेके पूछते हैं कि वो घर पर है क्या। लेकिन जैसे ही वहाँ दरवाज़ा खुला तो नौकर ने ही पहला सवाल उनको पूछ लिया कि क्या आप ही अनुराग वर्मा हैं? यानी उस नौकर को पहले से ही पता था कि अनुराग वर्मा जी को आज डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने मुलाकात के लिए समय देकर रखा था। इसीलिए अनुराग जी ने सिर्फ हाँ भी भरी और कहा, हाँ, मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो
उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब यहाँ से अनुराग वर्मा जी का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का मुलाकात का दौर शुरू होता है। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब को पहला प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। समाज की अंध व्यवस्था यानी समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनका अनुकरण किया जाता है, लेकिन वास्तविकता उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था को डॉक्टर साहब ने यहाँ अंध व्यवस्था कहा है और इसी वजह से उनके प्रति विद्रोह यानी बगावत करना, क्रांति करना या सरल भाषा में उस बात का विरोध करना। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। छात्रों, यहाँ पे असहयोग का अर्थ होता है किसी के काम में सहयोग न करना। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी, उनका वो हिस्सा बने थे 1921 में, जब केवल उनकी उम्र 15.5 वर्ष की थी। सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए यानी व्यवधानों का अर्थ होता है बाधा। तो समाज में या फिर उनके परिवार से इस आंदोलन में भाग लेने में उनको बाधाएं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। छात्र, यहाँ पे अंतर्गत का अर्थ होता है भीतर समाया हुआ, यानी मध्य प्रदेश के भीतर समाया हुआ नरसिंहपुर के एक जो मौलाना थे, मौलाना यानी जो धर्मगुरु होते हैं वो, तो उन्होंने एक बार सबके सामने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, यानी हम अंग्रेज़ों से जो तालीम ले रहे हैं, यानी हम उनसे जो शिक्षा ले रहे हैं, उससे हम बस गुलाम बन सकते हैं और ये उनका एक उपाय है। ऐसे उन्होंने एक उक्ति के तौर पर वो किया है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, हाय कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है घबरा जाना या फिर भयभीत होना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाधिकारी, उनके पिताजी तो जो थे तो उस समय वहाँ के एक डिप्टी कलेक्टर थे। उनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी, और उनका ही लड़का विद्रोह करे यानी बगावत करे, तो ये बहुत बड़ी और अजीब बात थी। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। गांधी जी के विचार से डॉक्टर वर्मा जी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पिताजी की नौकरी का भी ख्याल नहीं किया और वो इस आंदोलन में कूद पड़े। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है, 21 की ही है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो, जब वो 16 वर्ष के थे तो उन्होंने देश प्रेम से ओतप्रोत एक कविता लिखी और यही उनकी कविता का मंगलाचरण, यानी किसी भी शुभ कार्य करने से पहले एक मांगलिक कार्य का आचरण करना, वो हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? डॉक्टर वर्मा जी ने कहा,
हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। देखो, हिंदी विषय से उनको इतना प्रेम था कि उन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए वो आ गए, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय का अर्थ होता है विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ हिंदी भाषा नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर जी ने जवाब दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया है। सात्विकता यानी सत्वगुण, और प्रवृत्ति का अर्थ होता है चित्त का किसी और लगाव। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। देखो, जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो जब पता लिखना होता है तो हम प्रेषित लिखते हैं और फिर पता लिखते हैं। तो प्रेषित का अर्थ होता है भेजना या फिर भेजा हुआ। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। शौक का अर्थ होता है छंद, हॉबी। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता यानी दृढ़ता और अभाव यानी कमी। देखो छात्रों, लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक होती है। स्थिरता का अगर अभाव हो तो देश में चुनाव फिर से होने की संभावना होती है और फिर सब चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। और ऐसी स्थिति में उन सत्तारूढ़ पार्टियों के पास देश के विकास के बारे में सोचने का समय नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर जी राजनीति से हमेशा दूर रहे। डॉक्टर जी आगे कहते हैं, यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मुरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। जैसे तो आप जानते हो कि स्वतंत्र भारत के हमारे जो पहले पंतप्रधान हुए थे वो थे नेहरू जी, दूसरे जो पंतप्रधान हुए थे शास्त्री जी, बाद में इंदिरा गांधी जी और मुरारजी भाई देसाई। तो ये सब हमारे देश के माजी पंतप्रधान थे और इन सब से डॉक्टर जी की मुलाकात हो चुकी थी और उनका परिचय भी था। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्यकार यानी जो साहित्य लिखते हैं। साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर, और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखो, चिंतन का विचार होता है कि ध्यान लगाना या फिर विचार मग्न रहना। तो उनका जो विश्वास है वो सिर्फ साहित्य पे है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। 8 में हमने डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों को अवगत किया। छात्रों, मैं आपसे वही उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब के आप पदचिन्हों पर चलो और देश के लिए अपना योगदान दो। धन्यवाद।